दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, आपकी सेवा में पुलिस रहती है हमेशा आपके साथ। पुलिस देश के कानून और व्यवस्था को संभालने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। नमस्कार, मैं कृष्णा साहू, आप देख रहे हैं वीएसआर प्रमोशन। फर्श से अर्श तक के हमारे पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिविल लाइन थाना प्रभारी और डीएसपी हिना खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैम, आप हमें बताएं कि आपकी जो डीएसपी बनने तक की जो जर्नी थी अब तक की कैसी थी? मेरी जो पूरी जर्नी है वो बहुत रोमांचक रही है। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। मैं गुना ज़िले के एक कस्बे से आती हूँ, आरोन, और मैंने अपनी जो स्कूल की शिक्षा है वो शासकीय विद्यालय से पूरी की है। उसके बाद मैंने फिज़ियोथेरेपी में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के दौरान मुझे शासकीय सेवाओं के विषय में पता चला कि किस तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और उसमें अपीयर हो सकते हैं, तो मैंने उसके लिए तैयारी की। 2012 पीएससी मेरा पहला अटैम्प्ट था। उसमें मुझे सहायक वाणिज्यकर अधिकारी की पोस्ट मिली थी। फिर 2016 पीएससी में मेरा डीएसपी में चयन हुआ। ओके मैम, जैसा कि हमने बीते 2 वर्षों में देखा, सरकार द्वारा जो लॉकडाउन्स लगाए गए थे उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से बंद हो चुका था। लोगों का सफ़र जो था वो मीलों पैदल हुआ। तो उस वक्त पुलिस ने किस तरह कमान संभाली और लोगों की मदद करी? लॉकडाउन और कोविड जिस तरह पूरे विश्व के लिए नया था, उस तरह पुलिस के लिए भी नया था। एक नया चैलेंज था, एक नई तरीके की पुलिसिंग को यहाँ पर दिखाना था। पुलिस ने धीरे धीरे समझा कि यहाँ जो पुलिस सेवा में जो सेवा शब्द है उसको चरितार्थ करने का यही सही समय था। और आपने देखा होगा कि पुलिस ने सड़कों पर हमें दो ही जो फ्रंट लाइन हमारे वॉरियर्स थे वो पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग था। तो पुलिस ने अपने जो सीमाएं हैं उनसे आगे बढ़कर लोगों के लिए कार्य किया। पुलिस ने लोगों को खाना पहुंचाया, पुलिस ने लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया, ट्रांसपोर्टेशन में मदद की, कोई बीमार है तो दवाइयाँ पहुंचाई। आपने देखा होगा कई जगह लोगों के जन्मदिन पे पुलिस ने केक भी पहुंचाया। तो पुलिस की जो कल्याणकारी भूमिका में एक जो पब्लिक पुलिसिंग की जो भूमिका है वो हमें कोविड में देखने को मिली। धीरे धीरे जिस तरह विश्व ने कोविड के साथ समन्वय बनाना सीखा, उसी तरह पुलिस विभाग ने भी सीखा। और इस दौरान जनता में पुलिस का अभूतपूर्व समर्थन हमें देखने को मिला। बहुत जगह पुलिस पर पुष्प वर्षाएं हुई, पुलिस का सम्मान हुआ। हालांकि इस पूरे संघर्ष के दौर में पुलिस ने अपने बहुत अनमोल जवानों को खो दिया, कई पुलिस के जवान शहीद हो गए। लेकिन पब्लिक के लिए जो पुलिस का रवैया है और पुलिस के लिए जो पब्लिक का रवैया है उसमें काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आया। तो मतलब जैसा हमें बोलते थे कि पुलिस एक समाज सेवक है, तो ऐसे देखने ज़्यादा नहीं मिलता था, मगर कोविड के वक्त वो हमें देखने मिल गया कि पुलिस एक समाज सेवक है। देश के लिए क्या क्या उसने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। और मैम, जैसे कि आपसे एक सवाल है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव की तरफ झुकाव है उनका, बहुत अट्रैक्ट होते हैं वो लोग कॉम्पिटिटिव के लिए, एक सरकारी नौकरी पाने के लिए। काफ़ी सारे कुछ सालों में ड्रॉप लेके पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं। मेहनत इतनी होती है मगर तब भी रिजल्ट हाथ में नहीं आता, तो बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सिचुएशन में हम अपने आप को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? देखिए, कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ये बात सही है। लेकिन अभी भी जो कंटिन्यूटी और हार्ड वर्क है उसका कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक नहीं है। अगर आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के कार्य कर रहे हैं, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये है कि हमारे संयम का भी एग्ज़ाम होता है, क्योंकि एक अपने आप में एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है प्री मेंस इंटरव्यू तक आने की और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की। तो इस जर्नी में ऐसा होता है कि कई बार हमारा मनोबल गिर जाता है, कई बार मनोबल हमारा उच्च हो जाता है। मैं खुद भी 2 बार मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, मेरा मेंस नहीं निकला था। तो इन परिस्थितियों में हमें अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। आज नकारात्मक है तो कल सकारात्मक होंगी। लेकिन अगर हमने इतनी मेहनत करने के बाद बिल्कुल जब हम फाइनल स्टेप पे अगर इसको छोड़ देंगे तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो हमें कोई ये एग्ज़ाम जो है ये हमारे नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये मूलतः हमारे संयम और हमारे धैर्य का एग्ज़ाम है। क्योंकि इस बीच कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को परिवारजनों का भी झेलना पड़ता है। ये विरोध की इतनी लंबी प्रोसेस है, हर कोई व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाता है। ऐसे में हमको खुद को मोटिवेट करना है, जो सेल्फ मोटिवेशन, जो हमारे बुद्ध भगवान ने कहा था कि आत्मदीपो भव, वो वाक्य अगर हम यहाँ पर अपना लें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान ना तो हम डिमोटिवेट होंगे, ना डिमोरलाइज होंगे, और
अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को आदत नहीं बनाना है कि अगर हम डाउन फील कर रहे हैं तो हम डाउन ही फील करते चले जाएं। हमें अपने आप को ही मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि अंततः सफलता या असफलता वो बाद में हमारा परिवार खुश होगा, बाद में हमारे दोस्त खुश होंगे, लेकिन पहले उसके सफल या असफल के जितने भी प्रयास हैं या जो उसका रिजल्ट है, उसके ज़िम्मेदार हम ही होते हैं। तो हमें खुद को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान होता है किसी और को डिमोरलाइज़ कर देना, और इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें नकारात्मक बातें और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। और ये बात मैंने खुद पर फील भी की है कि जैसा हम सोचते हैं वाकई हम वो बन जाते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो हम मुकाम चाहते हैं, अगर हमको हमें मुकाम पाना है तो उसके लिए हमें वैसी अच्छी थॉट्स चाहिए, हमें ना सकारात्मक विचार चाहिए उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। जी, और ये कहना आसान है, मैं मानती हूँ कि कई लोगों को लगेगा कि आप कह रहे हो बहुत आसान है, लेकिन मैंने खुद उस चीज़ को फेस किया है। मैंने असफलता का भी सामना किया है, मैंने सफलता का भी समय देखा है। तो ऐसे में अगर हम असफलता को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो सफलता का क्षण हम तक नहीं पहुँच पाएगा। मैम जैसे कि स्पेशली इंडिया में हर किसी के पेरेंट्स करते हैं, वो अपने बच्चों को बचपन से ही निर्धारित कर देते हैं कि हमारा बच्चा यही बनेगा, स्पेशली डॉक्टर्स या इंजीनियर्स। खैर आप वही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रेशर को पेरेंट्स फोर्स करते हैं अपने बच्चों को, और इस वजह से क्या होता है, जो बच्चा है अपना उस चीज़ में अपना 100% अपना अच्छा एफर्ट्स नहीं दे पाता जितना वो दूसरी फील्ड में दे सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली रही हूँ, क्योंकि मेरे जो माता पिता हैं, मेरा जो परिवार है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा सहयोगी रहा इसमें। कभी किसी तरह के दबाव का मुझे सामना नहीं करना पड़ा, ना तो अपनी फ़ील्ड चुनने के लिए, ना आगे तैयारी के लिए। लेकिन ये मैं मानती हूँ कि एक जो प्रवृत्ति है हमारे समाज में, हमारे जो अभिभावक हमें देखने को मिलते हैं, उनको लगता है कि एक कुछ सर्टेन क्राइटेरिया या कुछ सर्टेन करियर ही बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा होगा। जबकि मुझे लगता है कि इसका विपरीत है। बच्चे की रुचि के अनुसार उसका करियर तय होना चाहिए, उसका भविष्य तय होना चाहिए, और माता पिता को इसमें सहयोग की भूमिका निभानी चाहिए। अगर कोई बच्चा डांसर बनना चाहता है तो माता पिता उसके क्लासिकल की शिक्षा दें, ताकि वो अपनी फील्ड में एक्सेलेंस को हासिल कर सके। अगर कोई पेंटर बनना चाहता है तो हम उसे फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन कराएं, ताकि अपनी फील्ड में वो एक्सेलेंस हासिल कर सके। और किसी भी फील्ड में आप एक्सेलेंस हासिल करोगे तो आपका नाम होगा, सफलता भी मिलेगी आपको, और आप एक अलग अपनी पहचान बना पाओगे। तो ज़रूरी ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हम भेड़ चाल में चलें। अगर सब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी वही करने लगें, या सब डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हम भी वही बनने की प्रयास करने लगें। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अपने आप में अद्भुत और अनूठा बनाया है। हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग हैं, हर व्यक्ति का कैलिबर अलग है। तो हमें माता पिता को सहयोग करना चाहिए कि ये पहचानने में कि उनके बच्चे की रुचि किस फील्ड में है और उनके बच्चे की क्षमता क्या है, तो वो बहुत बेहतर कर पाएगा। ताकि बच्चा आगे चल के ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बन के देश का नाम आगे बढ़ाए, कुछ अच्छा बन जाए, कुछ पॉलिटिक्स बन जाए, फिर कोई फाइन आर्ट में अच्छे से बन के देश का नाम भी रोशन कर सके। मैम जैसे कि हुआ था भी इससे, अब तो खैर ऑनलाइन अब बंद होने को आ रही है। जब ऑनलाइन क्लासेस थी तो लोग पेरेंट्स को ना चाहते हुए अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिलाने पड़े, और उसमें क्या हुआ, क्लासेस तो लगी बच्चों की, बट उसके साथ साथ सोशल क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, चाइल्ड अब्यूजमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा हुआ। हम बीबीसी का आर्टिकल पढ़ते उसमें हमने देखा कि 75% तक का इजाफा हुआ है इसमें। तो इसमें हम अपने बच्चों को किस तरीके से संभाल सकते हैं? देखिए, ये बहुत लंबे समय से चर्चा का विषय है कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है। तो ना वो अभिशाप है ना वो वरदान है। कोई भी तकनीकी ना अच्छी है ना बुरी है, वो केवल एक तकनीक है, वो केवल एक माध्यम है। हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ये उस पर निर्भर करता है। ये बात सही है कि परिस्थितियों के चलते ऑनलाइन क्लासेस चली हैं और कई छोटे बच्चों को भी माता पिता को मोबाइल दिलाना पड़ा। लेकिन उसमें भी अगर बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, बच्चा फ़ोन आपका यूज़ कर रहा है, तो माता पिता का ये कर्तव्य है कि हर थोड़ी देर में उसको चेक करते रहें, देखते रहें। जैसे फ़ोन में भी हिस्ट्री होती है कि बच्चे ने क्या क्या देखा, और कुछ ऐप होती हैं जिन्हें लॉक भी किया जा सकता है। तो थोड़ी सी हमको साइबर क्राइम के विषय में सबसे जो जागरूकता है वही सावधानी है, वही बचाव है कि हम जागरूक होंगे और सावधान रहेंगे। क्योंकि धीरे धीरे तरक्की हो रही है, लेकिन जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से उसका डिटेक्शन जो है क्राइम का वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है। तो ऐसे समय में हमें सावधानी ही रखनी पड़ेगी। माता पिता बच्चों को बार बार चेक कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनके फ़ोन की ऐप्स चेक कर सकते हैं, फ़ोन पे वो किससे बात करते हैं। अगर वो स्नैपचैट यूज़ करते हैं, अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो उनकी फ्रेंड लिस्ट चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन व्यक्ति कैसा है, कितनी एज का है। एक
बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर वो अपने दोस्तों के अलावा किसी को ऐड कर रहे हैं तो उसको माता पिता चेक कर सकते हैं। और ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट में होगा। डांट डपट के गुस्से से कई बार नहीं हो पाती हैं ये चीज़ें। तो जिस तरह परिवेश बदल रहा है उस तरह हमें अपनी अप्रोच भी बदलनी पड़ेगी और बच्चों से एक सहयोगात्मक, एक दोस्ताना रवैया रख के उनकी समस्याएं भी सुननी पड़ेंगी और उनको सहयोग भी करना पड़ेगा। मैम, जैसे कि हम काफ़ी सारे लोग के दरमियान ऐसी बातें सुनते हैं और ऐसे लोग और काफ़ी सारे लोग के बीच में ऐसे पुलिस के लिए गलत धारणाएं हैं, तो आप उन लोगों के धारणाओं किस तरीके दूर करना चाहेंगे? देखिए, किसी भी धारणा को दूर करना सबसे कठिन कार्य होता है और अक्सर ऐसा होता है कि धारणा कई बार भ्रम पे आधारित होती है या मिथ्या तथ्यों पे आधारित होती है। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने अनुभव पे जाएं, आप सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं। अगर आपका अनुभव पुलिस के साथ अच्छा रहा है तो आप ये मानिए कि पुलिस अच्छी है और पुलिस जितना काम करती है, कई बार हमें लगता है कि ये तो उनका काम है, लेकिन आप देखेंगे त्योहारों पे भी पुलिस वाले कभी त्यौहार नहीं मना पाते हैं। जब कोई विकट परिस्थिति होती है जिसमें हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो घर के अंदर रहे, उस विकट परिस्थिति में एक पुलिस वाले से अपेक्षा की जाती है कि वो रोड पर खड़ा रहे, उस विपदा के सामने खड़ा रहे, चाहे वो किसी भी तरह का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर हो या अभी कोविड का मामला आपने देखा। तो मैं बस यही कहूँगी कि पुलिस जो है वो समाज से ही आ रही है, पुलिस जो है वो समाज का आईना है। तो हमें व्यक्तिगत अनुभव पे जाना चाहिए। जिस तरह हम एक खराब अनुभव के आधार पर पूरे मानव जाति के विषय में गलत अवधारणा नहीं बनाते हैं, उसी प्रकार हमें पुलिस या किसी भी डिपार्टमेंट के प्रति नहीं बनाना चाहिए। हमें अपने व्यक्तिगत अनुभव पे भरोसा करना चाहिए। वही, जैसा कि पुलिस हर त्यौहार में अपने परिवार का साथ भी छोड़ के अपने पूरे देश का साथ देती है, इसलिए तो देशभक्त के नाम पे जानी जाती है। आप लास्ट में से जनता को आप क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से? लास्ट मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि जिस तरह हमारा परिवेश बदल रहा है, जिस तरह तकनीकी बदल रही है, जिस तरह हमारे आसपास का वातावरण बदल रहा है, उसी प्रकार से हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। जिस तरह अपराध बढ़ रहा है तो अपराध हम जानते हैं, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों के साथ काफ़ी संख्या में हमको देखने को मिलता है। तो इसमें जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जागरूक करे अपने परिवार को और इस तरह के अपराधों से दूर रहे। जैसे लड़कियों के साथ कई बार स्टॉकिंग या ऑनलाइन छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आती हैं, तो उसमें हमारे युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है हमें। आप तकनीकी का एक सही उपयोग करें, सदुपयोग करें, उसे अपने करियर में पढ़ने के लिए, अच्छी चीज़ें सर्च करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अन्यथा किसी चीज़ के लिए। और हमारा जो एनवायरनमेंट है पूरा, उसके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कोशिश करें कि हम कम से कम ऐसे तत्वों का प्रयोग करें जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम कहीं पैदल चलकर जा सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं खुद भी प्रयास करती हूँ कि साइकिल से आऊँ थाने या पैदल आऊँ। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एक छोटा कदम जो है, अगर हर व्यक्ति एक एक कदम लेगा तब बहुत बड़ा परिवर्तन सामने आएगा। फर्श से अर्श तक के हमारे पहले एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया जाना। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।